हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 में। चलिए सेट 2 देखा जाए। एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जो बहुत ही बीबीआई है। चलिए इसे 1 बाय 1 देखा जाए, ठीक है। निम्न में से कौन क्रिस्टलीय अर्थात रवादार ठोस है? तो क्रिस्टलीय ठोस उसको बोला जाता है जिसमें कोणों की व्यवस्था अत्यंत नियमित और दीर्घपरासी होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो कांच, रबर, प्लास्टिक, ये तीनों के तीनों जो है अक्रिस्टलीय है, मतलब इसमें कोणों की व्यवस्था अनियमित और लघुपरासी होता है, और ये कमजोर भी होता है, दुर्बल भी होता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस भी है। ग्रेफाइट जो होता है ये क्रिस्टलीय ठोस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें कोणों की व्यवस्था नियमित और दीर्घपरासी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, शेप वगैरह, आकार वगैरह, ज्यामिति वगैरह सब कुछ निश्चित होता है। चलिए, तो ग्रेफाइट हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो क्वथनांक अधिकतम किसका होता है? तो जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें आयन का संख्या ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक का क्वथनांक अधिकतम होगा। जैसे यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी इंटू एम, तो यहाँ पर केबी तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, सांद्रता भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी जो है वो आई के समानुपाती है, मतलब जिसमें आयन का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको तोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा एन प्लस एस ऑफ और माइनस का 2, तो इसमें जो संख्या हो जाएगा आई का 2 और 1 3, इसको तोड़ोगे तो ये NH4 प्लस Cl माइनस, इसमें I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसको तोड़ोगे तो K प्लस NO3 माइनस, इसमें I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो किसमें I का वैल्यू ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो I का वैल्यू ज्यादा होगा, आयन का संख्या ज्यादा होगा, तो इसके द्वारा इसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर सबको पता होता है 96,500 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक जो होता है वो सीधे ताप पर निर्भर करता है। आपको आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाया गया था कि वहां पे वेग स्थिरांक है वो सीधे ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है, और जिसने आर्हेनियस ने समीकरण दिया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण होता है। तो रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषी और अधिशोषक के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो वो जो प्रक्रिया होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, इरेवर्सिबल होता है, मतलब अगर एक बार हो जाएगा तो आप दोबारा उसे हटा नहीं सकते हैं, मतलब ये परमानेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भौतिक अधिशोषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र सिंपल है, ये CuHeH2 लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रगलन विधि में धातु ऑक्साइड अपचयन में प्रयुक्त होता है, यानी प्रगलन में किसके उपस्थिति में अपचयन होता है? तो सिंपल है, कार्बन के। कार्बन जो है अपचयन की तरह काम करता है, जिसके द्वारा हम धातु ऑक्साइड का अपचयन कर पाते हैं। नेक्स्ट, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण का मतलब होता है खुद से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना। तो कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन एकल बंध में बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। तो बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड, तो उसका श्रृंखलन गुण क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, S8 का ऑक्सीकरण अवस्था है। तो S8 क्या है? एक अणु है जो कि मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है। तो अगर कोई अणु मुक्त अवस्था में हो या स्वतंत्र अवस्था में हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है,
जीरो होता है, जैसे S8 हो गया, P4 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया। तो ये सभी अणु किस अवस्था में है? मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में। तो अगर कोई तत्व या अणु मुक्त अवस्था में होता है या स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक धातु पाया जाता है। ध्यान रखें, धातु पूछा है, तत्व नहीं पूछा है। अगर सबसे अधिक तत्व पूछता तो ऑक्सीजन हो जाता, लेकिन आगे सबसे अधिक धातु बोला है तो सबसे अधिक धातु पाया जाता है कौन सा? एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि K3Cr4x के होल थ्राइस में क्रोमियम का उप सहसंयोजक संख्या यानी कि समूह संख्या क्या होता है? तो समय संख्या क्या होता है? तो किसी संपूर्ण यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक तंतु लिगैंड जुड़ा होता है उसकी संख्या को क्या बोलते हैं? समय संख्या। तो ये तो OX का मतलब क्या है? ऑक्सोलेट। क्या है? ऑक्सोलेट। तो ऑक्सोलेटो क्या होता है? द्विक तंतु लिगैंड। ऑक्सोलेटो क्या है? द्विक तंतु लिगैंड। द्विक तंतु लिगैंड। हमको कौन सा लिगैंड चाहिए? एक तंतु। तो द्विक तंतु का मतलब होता है कि उसमें दाता परमाणु कितना है? 2 को है। दाता परमाणु 2 को है। अच्छा, इसका टोटल नंबर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे जितना नंबर होगा उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 दूनी का 6। तो इसका समन्वय संख्या आपका निकल जाएगा कितना? 6। ठीक है, समन्वय संख्या जो है वो आपको निकल जाएगा कितना? 6। तो समन्वय संख्या निकालने के लिए अगर एक तंतु लिगैंड होता तो डायरेक्ट जो ये नंबर होता वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्विक तंतु है तो इसको सबसे पहले एक तंतु में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो द्विक तंतु मतलब 2 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो किसी भी समतुल्य यौगिक का समन्वय संख्या क्या होता? निकल जाता। यही अगर त्रिक तंतु होता तो यहाँ पे 3 को लिखते हैं और जो भी नंबर होता उसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्काइल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब हम एल्काइल हाइलाइड अभिक्रिया और सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वो अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। आपको पता है कि जब 2 मोल एल्काइल हाइलाइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको पता है कि उच्च एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया। यहाँ पे जो भी R होता है उसको 2 टाइम्स क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया। अगर यही अभिक्रिया अगर जिंक धातु के प्रेजेंस में होता तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल अभिक्रिया। तो यहाँ पे सोडियम धातु है। नेक्स्ट, ब्यूटेन टू ऑल है। तो ब्यूटेन का मतलब क्या है? 4 कार्बन, 1 2 3 4। और टू ऑल का मतलब है कि 2 नंबर पे अल्कोहल है। तो 1 2 तीनों से दे सकते हैं, ये हमारा अल्कोहल है। तो कार्बन 4 में बनाता है तो 3 1 4, 2 पहले से, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये कौन? ये अल्कोहल जो है इस कार्बन पे है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वितीय अल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ईथर है? ये तो बहुत सिंपल है। ये वाला जो है ये आपका हो जाता है क्या? एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड है, सिंपल। और ये आपका क्या है? कीटोन है। और ये आपका क्या है? तो ईथर है। यही हमारा क्या है? ईथर है। और ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? आपका अल्कोहल। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है अल्कोहल का कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ, ईथर का कौन हुआ, एल्डिहाइड का कौन हुआ, कीटोन का कौन हुआ। तो इसमें ईथर पूछ रहा है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि रोजेमुंड अभिक्रिया में ये अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पे अभिक्रिया दे दिया RCOCl+H2 प्लेटिनम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट। यहाँ पे प्लेटिनम जो है उत्प्रेरक का काम करता है, ध्यान रहे। प्लेटिनम किसका काम करेगा? उत्प्रेरक। और बेरियम सल्फेट विष की तरह काम करता है। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि रोजेमुंड अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है या किस विष का उपयोग होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब हम एसिड क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को बोला जाता है रोजेनवुड अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया को कहते हैं। तो जब आप प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराओगे ना अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो यहां पर बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। और ये मतलब कि बहुत ज्यादा गंधयुक्त होता है, मतलब बहुत बेकार महकता है, इसका गंध बहुत ही खराब होता है। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा कार्बाइल एमीन अभी। नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखा जाए तो एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? तो एक कुछ अणुभार वाला प्रोटीन होता है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह यानी जैविक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? यानी प्राकृतिक रबर जो है वो आपका नेचुरल पॉलीमर जो है वो किसका एकलक है, मतलब किससे मिलकर बना है? तो आपको पता है कि प्राकृतिक बहुलक का जो एकलक जो होता है वो क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर को कम करने वाली दवा को कहते हैं ज्वरनाशी, पीरहाड़ी, प्रत्यय अम्ल कोई नहीं। तो क्या होगा? ज्वरनाशी, ज्वर को खत्म करने वाला कहलाएगा ज्वरनाशी, दर्द को खत्म करने वाला कहलाएगा पीरहाड़ी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ये हमारा YouTube चैनल नया YouTube चैनल है, आप इसे प्रमोट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी तक पहुंचाएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।